जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक बार फिर से हमारे शो पर आज मौजूद है हमारी खास मेहमान आचार्य रीना शर्मा जी, जिनसे हम बहुत सारे सवाल जो दर्शकों के सवाल हैं उनको पूछेंगे और क्या जो ग्रह की चाल है, किस तरह के योग बनते हैं, पूरी दुनिया और की दशा किस तरफ जा रही है, क्योंकि बहुत कुछ पूरी दुनिया में चल रहा है, जिसके चलते दर्शकों के जो सवाल है वो आज हम रीना जी से एक बार फिर से पूछेंगे। रीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, अंबर जी। थैंक यू सो मच। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीना जी, वेस्ट एशिया, क्योंकि वेस्ट एशिया में हमने देखा पिछले दिनों ईरान और यूएस के बीच में एमओयू साइन हुआ था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप लगातार जो ईरान के ऊपर प्रेशर बना रहे थे, उसके बाद उन्होंने उस एमओयू को ब्रेक कर दिया। स्ट्राइक्स का दौर चल रहा है। कब हम वेस्ट एशिया में शांति देख पाएंगे? क्या आपको लग रहा है जो करंट क्राइसिस चल रहे हैं उसके क्या परिणाम होंगे? कब ये खत्म होने वाला है? जी, अंबर जी, इफ यू रिमेम्बर, हमने जब लास्ट टाइम बात की थी तब इस बारे में बात हुई थी और मैंने आपको कहा था कि ये जो सीज फायर है, ये दिस इज जस्ट जैसे बोलते हैं ना कि एक मिराज है जो कि सच नहीं है। और सीज फायर जैसी कोई चीज नहीं है, कोई सिचुएशन नहीं है। ये बार बार ऐसा लगेगा कि सीज फायर कर रहे हैं और बार बार फेजेस में वॉर्स होंगे। दिस इज व्हाट आई थिंक वी डिस्कस्ड लास्ट टाइम। आज आपने एक टाइमलाइन पूछी है। सो टाइमलाइन अगर मैं लेके चलती हूँ तो बहुत आराम से आई कैन से कि ये जो युद्ध है मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, ये आराम से 2032 तक चलने वाला है। क्योंकि 2032 के बीच में ही ऐसा होगा कि और भी बहुत सारे कंट्रीज धीरे धीरे इन्वॉल्व होते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे और 2030 के करीब ये वर्ल्ड वॉर 3 में बदल रहा है। सो इसीलिए वो वॉर मुझे बंद होता बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। सीज फायर जैसी सिचुएशन आपको लगेगा, आप फिर से सुनेंगी, कई बार सुनेंगी कि सीज फायर हो गया और युद्ध बंद हो गया, जो कि बिल्कुल भी सिचुएशन नहीं है। क्योंकि उनके पास जब रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं, लड़ाई के बीच में और थोड़ी फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, बस वहां पे उसको थोड़ी देर के लिए रोक दिया होगा। और 2028 मिड के बाद तो और हालत खराब होने वाली है। बीच में पूरा 2027 आ रहा है और अभी जुलाई 27 को शनि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं। शनि वक्री हो रहे हैं तो वो ऑडिट करने आ रहे हैं। जब शनि वक्री होते हैं तो ये कहा जाता है कि वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। उनका जो एक जो प्लानिटरी स्ट्रेंथ है, जिसे हम षड बल कहते हैं या चेष्टा बल कहते हैं। षड बल में 6 तरीके के स्ट्रेंथ्स आते हैं, उसमें से एक चेष्टा बल होता है, वो बहुत बढ़ जाता है किसी ग्रह का। सो वक्री शनि, उसका चेष्टा बल बढ़ गया तो अब ऑडिट और ज्यादा स्ट्रांगली होगा। बार बार ये सिचुएशंस आएंगी और बार बार आप सुनेंगे कि वहां से खबर आ रही है कि युद्ध जो है और ज्यादा बिगड़ता जा रहा है, खराब होता जा रहा है स्थिति। जी, बिल्कुल, लेकिन हमने देखा कि अभी जिस तरह से नेटो को लेकर समिट हुई नेटो कंट्रीज की, और उसमें प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए, जिसमें वेनेजुएला को उन्होंने 51st स्टेट बोला, और इसके पहले कनाडा का भी बोल चुके हैं, क्यूबा को भी लेकर बोलते हैं। आखिर जो डोनाल्ड ट्रम्प लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं और जिससे वो ये मंशा जाहिर करते हैं कि अमेरिका जो है वो और ज्यादा बड़ा होगा, उसका विस्तार होगा, तो आपको क्या लग रहा है अमेरिका का क्या भविष्य नजर आता है? और इनफैक्ट कुछ एक्सपर्ट्स ये कहते हैं, क्योंकि कई सारे स्टेट में जो एंटी यूएस सेंटिमेंट है और इंडिपेंडेंस की मांगे भी वहां पर उठती हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या भविष्य आपको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नजर आता है? देखिए, पहले डोनाल्ड ट्रंप की बात करती हूँ, फिर उसको कनेक्ट करूंगी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ जी। अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बहुत लोग बोल चुके हैं, मैं भी बोल चुकी हूँ कि उनका जन्म जो है वो इक्लिप्स वाले दिन हुआ था। दिस इज नॉट न्यू टू एनीवन। आपके ऑडियंसेस भी पता नहीं कितनी बार सुन चुके होंगे। लेकिन ये कि उनका बुद्ध बड़ा स्ट्रांग है। बुद्ध मतलब एक ऐसा ग्रह है जो मार्केट प्लेस को दिखाता है, बिजनेस को दिखाता है। वो बहुत स्ट्रांग है और अपनी ही राशि का बड़ा स्ट्रांग होके वो 11th हाउस में बैठा हुआ है। अब वो बुद्ध जो है बिजनेस माइंडेडनेस दिखाता है, उनका बिजनेस एक्विपमेंट दिखाता है। पर कहीं ना कहीं क्योंकि उनका चंद्रमा पीड़ित है, उनका सूर्य पीड़ित है, तो वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि क्वांटिटी और क्वालिटी में से क्या चूज करें। सो एक अच्छा जो बिजनेसमैन होगा, अ ब्रांड लाइक लुई विटोन और अ ब्रांड विच इज अ लग्जरी ब्रांड, वो क्वालिटी पे जाएगा, राइट?
अब वो ये सोच रहे हैं मैं वेनेजुएला को भी जोड़ लूं और मैं कनाडा को भी जोड़ लूं और क्वांटिटी बढ़ा लूं और स्टेट्स को मैं ऐसे दिखाऊं कि मैं स्टेट्स जोड़ रहा हूं, और इससे जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो सिटीजन्स हैं, अमेरिकी लोग हैं या अमेरिका के जो सिटीजन्स हैं, उनको लगेगा कि अमेरिका स्ट्रांग हो रहा है। ऐसा वो इंप्रेशन दिखाना चाहते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि मेरी रेन में, मेरे रूलरशिप में मैंने अमेरिका को स्ट्रांग कर दिया, बिकॉज आई एम एडिंग मोर एंड मोर लैंड, आई एम एडिंग मोर एंड मोर कंट्रीज टू यूएस, विच फर्स्ट नंबर वन विच इज वेरी ब्लीक, ये चांसेस बहुत ब्लीक है। नंबर टू, इस चीज से ये बिल्कुल भी आप इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रांग है। यूनाइटेड स्टेट्स या कोई भी कंट्री स्ट्रांग या वीक अपनी इकोनॉमी से होता है। सो इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट्स की इज गोइंग डाउन द ड्रेन, नो डाउट्स अबाउट दैट। इस समय जरूर रुपया गिर रहा है, इस समय जरूर सबको लग रहा है कि डॉलर ऊपर जा रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स जो है, जैसा सब एस्ट्रोलॉजर्स बोल रहे हैं या जैसा आप सुन रहे हैं, इवन एनालिस्ट्स बोल रहे हैं, ये सब नहीं हो रहा है। इट्स अ स्टोरी विच इज बीइंग कुक्ड बाय द मीडिया, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखेंगे कुछ ही समय में, जब मैं कुछ समय कह रही हूँ तो मैं 2028 मिड की बात कर रही हूँ, जैसे ही शनि नीचस्थ राशि में जाएंगे विच इज एरीज, जो नेक्स्ट ईयर है जून 2027, उसके बाद तो डोनाल्ड ट्रंप तो इलेक्शन में जीतने वाले नहीं हैं इस बार। डोनाल्ड ट्रंप का, जो मैंने पिछली बार आपको बोला था, जब इक्लिप्सेस आते हैं तो और दिमाग खराब होता है। तो इक्लिप्सेस जब आए थे 2025 में सितंबर में, तब से मार्च 2026 के बीच में, आई सेड इट टाइम एंड अगेन कि वो ऐसे ऐसे डिसीजंस लेंगे कि पूरी दुनिया को हिला देंगे, और वो डिसीजंस उनके लिए या अमेरिका के लिए बहुत ही पॉइजनस या टॉक्सिक साबित होंगे, which happened already. Now again eclipses आ रहे हैं। 12 अगस्त को सोलर इक्लिप्स है और 27 अगस्त को लूनर इक्लिप्स है, और फिर से मार्च 2027 में फिर से इक्लिप्सेस हैं, एंड देन अगेन दैट सिचुएशन इज कमिंग, जिसमें इक्लिप्सेस आ रहे हैं और शनि भी रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। केतु और राहु भी 5 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और वो कैंसर और केप्रिकॉर्न वाले एक्सिस में चले जाएंगे। कैंसर और केप्रिकॉर्न डिफॉल्ट कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली में जनता और थ्रोन, राजा, इसको दिखाता है, और वहां उस एक्सेस में राहु केतु आ रहे हैं और प्लस इक्लिप्सेस। सो नॉट ओनली यूएसए, आई वुड से पूरे दुनिया की जो सत्ता है उसमें सत्ता पलट उलट सब कुछ होगा। बहुत सारे चेंजेस होंगे, हायरार्किकल चेंजेस होंगे, लीडरशिप में चेंजेस होंगे, एंड दैट्स गोइंग टू बी ऑल अक्रॉस द ग्लोब। It's not India, it's not USA, it's not about any country, it's about, I'm saying it's universal, ये सब जगह होगा। और डोनाल्ड ट्रंप की आप बात कर रही हैं तो उनका तो डाउनफॉल ऑलरेडी शुरू हो गया है, और अब देखिए आप धीरे धीरे सारी पिक्चर जो है सामने आती जाएगी, और उनके जो लूप होल्स हैं या जो नेगेटिव चीजें हैं या जो हिडन स्कैम्स वगैरह हैं वो सब सामने आने वाले हैं, और उनके ऊपर लीगल एक्शन होने वाला है, साथ में हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं, बहुत कुछ होने वाला है डोनाल्ड ट्रंप जी के साथ। अब तो his time is going to be up now, it's going to be over very soon। तो जो मैंने आपसे पूछा था यूनाइटेड स्टेट्स का डिसइंटीग्रेशन होगा या फिर कनाडा, वेनेजुएला, क्यूबा और ग्रीनलैंड जिसको एक्वायर करने की बात करते हैं, वो हम देख पाएंगे क्या? इन शॉर्ट में जानना चाहूंगी आपसे। मैंने आपको बताया कि वो क्वालिटी की बात कर रहे हैं और हमें क्वांटिटी पे कंसंट्रेट करना है। पहली चीज तो आई आंसर्ड यू, पहली चीज तो ऐसा होगा नहीं, ऐसा होने नहीं वाला है। इनफैक्ट 1 or 2 states of USA are going to get disintegrated, which will happen। वो disintegrate होंगे, USA United States of America नहीं रहेगा, and that is something which I had been saying for a long time। Yes, आपने पहले भी आपने नेटो बोला, आपने नेटो बोला, उसके साथ साथ क्वाइट रिसेंटली आई वेंट टू अ शो और मैं अपना रिसर्च करके गई थी, तो इट्स नेटो, यूएन, देन ऑल द ग्लोबल एंटिटीज जैसे WTO वगैरह, इन सबका डिसइंटीग्रेशन जैसा तो नहीं बोल रही हूँ, बट इनकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन उठने वाला। हाँ, इररेलेवेंट हो जाएंगे, क्योंकि इनफैक्ट वो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टार्टिंग में ही जो अपनी मंशा है वो इस तरह की दिखाई थी कि उनको लगता है कि नेटो या फिर यूनाइटेड नेशन वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं और उनको उसके रिजल्ट्स भी नहीं मिलते, जो कि नेटो कंट्रीज को लेकर अभी जो वेस्ट एशिया रीसेंट क्राइसिस है उसमें भी उन्होंने इस तरह की बात कही। तो अब मतलब नेटो, यूएन और इस तरह की जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं
वो हम इररिलेवेंट होते हुए देखेंगे। और जो आप प्रेज़ेंट ट्रम्प के भविष्य की बात कर रही हैं, किस तरह के हालात देख रहे हैं? मिड टर्म्स में क्या हालात होंगे? आगे उसके बाद क्या होगा? जी। मिड टर्म में ही इज लूजिंग इन मिड टर्म। उसके बाद हुँ। तो कुछ बचा ही नहीं। जैसे ममता बनर्जी जी के लिए मैंने कहा था कि खत्म। सो इन सिमिलरली ट्रम्प का जो पॉलिटिकल करियर है दैट विल गेट ओवर आफ्टर जून 2027। जून 2027 के बाद धीरे 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 बाय द एंड ऑफ 2027 ही इज ओवर। ही विल बिकम हिस्ट्री, एंड दैट टू अ वेरी डार्क हिस्ट्री जिसको कोई याद करना पसंद नहीं करेगा। जी। अच्छा, अभी पंजाब इलेक्शंस भी आने वाले हैं और हमने देखा कि रिसेंटली जो जस्टिन ट्रूडो ने भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ है, और उस समय हमने देखा था। लेकिन अब ये सारी चीज़ें क्लैरिफ़ाई हो चुकी हैं और पूरा ये फैसला हो चुका है कि इस तरह का कोई भी इन्वॉल्वमेंट भारतीय किसी भी ऑफ़िशियल का नहीं था। तो अभी वापस से जो खालिस्तान और इस तरह की चीज़ें हैं, वो वापस चर्चा में है। हम सब जानते हैं कि उसको बैकिंग करने वाले यूएस और सारी इस तरह की पावर्स हैं। तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ हमें फ्यूचर में नज़र आएँगे? जो खालिस्तान आइडियोलॉजी है, कैसे इसको हम देख पाएँगे? कई सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये उतनी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगी। आप कैसे देख रहे हैं इसको? पंजाब इलेक्शंस और कनाडा, यूएस का जो लिंक है, साथ ही क्या आगे है भविष्य इसका? देखिए, डेफिनेटली द एनालिस्ट्स आर टेलिंग एंड इवन यू आर टेलिंग, और इवन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी जो नजर आता है जिस तरीके से ग्रह नक्षत्र बदले जाएंगे इस साल, शनि का वक्री होना, उसके बाद में अगले साल शनि का राशि परिवर्तन, और बीच बीच में जब ये ग्रह नक्षत्र भी चेंज करते हैं। अभी शनि लास्ट नक्षत्र में है, रेवती नक्षत्र में है। सो दिस इज देयर इज एन एंड टू समथिंग विच हैड बीन हैपनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप समझ रही हुँ, हैं? तो जो बाहर के फोर्सेस थे विच हैड बीन ट्राइंग कि किसी तरीके से हम डीस्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी लाएं भारत में, और वो बॉर्डर के जितने भी स्टेट्स हैं उनको कैप्चर कर रहे थे, एंड पंजाब इज आल्सो वन ऑफ देम। तो आपने जो बोला कि पंजाब के इलेक्शन को क्या वो इम्पैक्ट करेंगे, डेफिनेटली इम्पैक्ट करने की कोशिश करेंगे, और कुछ हद तक कर भी पाएंगे। लेकिन अगर आपको याद हो, जैसे आपने कहा कि ये स्कैम्स में भारत का नाम लिया गया था और अब भारत भारत को क्लीन चिट मिल गई है, और ये हमने पहले भी आई थिंक लास्ट या लास्ट टू लास्ट हमने बात करी थी कि स्कैम्स में नाम खराब करने की, छवि धूमिल करने की कोशिश की जाएगी भारत की। क्यों? क्योंकि भारत की जो रूलरशिप है, जो लीडरशिप है, उसको कहीं ना कहीं टारगेट बनाया जा रहा है, और चाह ये मंशा है कि किसी तरीके से वो लीडरशिप इंस्टेबलाइज हो जाए, वो डिस्टेबलाइज हो जाए। तो इसी मंशा के चलते पंजाब में भी कोशिश की जाएगी। जहां तक रही बात कनाडा और यूएस की, तो कनाडा भी डिसइंटीग्रेट हो रहा है। मतलब आई वुड नॉट से कनाडा डिसइंटीग्रेट हो रहा है, टूट रहा है, बट उसका अंदरूनी इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहा है। जो इमिग्रेशंस हैं, जो आपने नोटिस किया होगा, स्टूडेंट्स वहां पढ़ने नहीं जा रहे हैं। वहां का जो गवर्नमेंट के जितनी पॉलिसीज थी जो बहुत फेवरेबल थी, बहुत फ्रेंडली थी, वो उन सब में बदलाव आ रहा है। सो कनाडा भी समवेयर इज गोइंग टू सफर एज अ कंट्री। जो उनका रेवेन्यू है, जो उनका टूरिज्म है, जो उनके स्टूडेंट्स का आना है, वो सब सफर कर रहा है, और आगे और ज्यादा वो सफर करता हुआ दिखता है। पंजाब इलेक्शन में आपने कहा खालिस्तान का इम्पैक्ट, पूरी कोशिश है, पूरी कोशिश रहेगी कि रिलीजन को बेस बना के और वहां पे झगड़े फसाद इस तरीके की चीजों को इलेक्शन के समय पे बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाए, और ऐसा होगा भी दिस टाइम द इलेक्शंस। चाहे आप वेस्ट बंगाल की बात करें, चाहे आप यूपी की बात करें जो आने वाला है, चाहे आप पंजाब इलेक्शन की बात करें, नथिंग सीम्स टू बी वेरी स्मूथ, क्योंकि ऑडिटिंग शुरू हो गई ना। अब जहां जहां गड़बड़ हुई है वो सब चीजें, सब लोग सामने आएंगे। जी। और ये तो भारत की और अमेरिका और वेस्ट एशिया की बात हुई। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश की, तो हालात वहाँ पे भी कुछ बेहतर नहीं है। पाकिस्तान की स्पेशली बात करते हैं तो बलूचिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, कश्मीर में हमने देखा है कि ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में पूरी अपराइजिंग वहाँ पे हमने देखी है। तो क्या आप इस पे देख पा रही हैं ग्रह नक्षत्र और योग किस तरह के बन रहे हैं कि पाकिस्तान जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ पाकिस्तान बाल्कनाइजेशन की बात करते हैं, क्या वो नज़दीक है और क्या जम्मू एंड कश्मीर वापस भारत के पास बनने का समय इस तरह का योग बन रहा है? मैं हमेशा बोलती हूँ वी आर ऑलरेडी इन दैट विंडो।
वो समय हुँ, ऑलरेडी चल रहा है। इट्स जस्ट दैट हमेशा ज्योतिष में कहा जाता है देश काल पात्र, दैट्स द प्रिंसिपल, दैट्स द बेस। अब हुँ, सारी सिचुएशन, सारे ग्रह नक्षत्र कह रहे हैं दिस इज द राइट टाइम और ये चीज हो जानी चाहिए। लेकिन फिर भी बिकॉज देयर आर सो मेनी अदर यू नो इश्यूज और सो मेनी अदर एस्पेक्ट्स जिनको चैलेंजेस यस। शायद गवर्नमेंट, शायद लीडरशिप ध्यान में रखते हुए, और मुझे जो जहां तक समझ में आता है शायद मासेस की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा, उसको ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से ओपन फ्रॉम मार्च 21 एंड अभी जब शनि वक्री होंगे, ये बहुत पोटेंट समय है कि आप अगस्त से लेके और नवंबर तक का जो पीरियड है वो बहुत ज्यादा फिर से वॉलेटाइल और वल्नरेबल होने वाला है। और जहां तक रही पाकिस्तान की बात, तो वो तो अफगानिस्तान की तरफ से भी और भारत की तरफ से भी हर तरफ से घिरा हुआ है और ऑलरेडी इट्स इनटू शैक्स। जी बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश को भी हम देखते हैं कि भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं रिसेंट इयर्स में खराब हुए हैं और जिस तरह के सरकार वहाँ पर बनी है और जो भी मतलब चीज़ें हो रही हैं वो फिलहाल फेवरेबल नहीं है और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है भारत के साथ में पोरस बॉर्डर है, बहुत सारे चैलेंजेस है। तो और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत जो है चिकन स्नैक को बड़ा कर लेगा, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको हम बोलते हैं। अ, क्या आप देख पा रही हैं बांग्लादेश की अगर इस दशा में ईस्टर्न बॉर्डर पे देखते हैं तो क्या उधर भी सीमाएँ बदलेंगी भारत की? सिलीगुड़ी बॉर्डर के ऊपर भी मैंने अभी बात की थी रिसेंटली, वो स्ट्रेंथन हुँ, हो रहा है ऑलरेडी। जैसे ही वो स्ट्रेंथन होगा, क्योंकि देखिए सिलीगुड़ी बॉर्डर जो कॉरिडोर है वो इस तरीके से बना हुआ है कि इस तरफ भी पहाड़ हैं और इस तरफ भी पहाड़ हैं, सो वी कैन नॉट ब्रॉडन इट और स्ट्रेंथन इट फ्रॉम द साइड्स। सो हाउ वी हैव मेड द वास्तु वर्क फॉर इट, या कैसे हमने उसको स्ट्रेंथन किया है, हमने अंडरग्राउंड जो है, अंडर जो टनल्स हैं वहां पे रेलवे ट्रैक्स बना दिए और ऊपर हमने जो है पाथवेज बना दिए। सो जब हमने उसको स्ट्रेंथन करा है, उसको हमने ऊपर नीचे से ब्रॉड कर दिया है। तो इस वजह से जो कॉरिडोर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उसको हमने बहुत हद तक सिक्योर कर लिया है। एंड वंस दैट इज सिक्योर्ड, वी आर समवेयर सिक्योरिंग भारत फ्रॉम द चाइनीज बाउंड्रीज साइड। वहां के जो जहां चाइना की तरफ से जो एंट्री होती थी, या बांग्लादेश की तरफ से भी अगर हम देखें, तो वो कहीं न कहीं वो जुड़ा हुआ एक पूरा लंबा एक कॉरिडोर टाइप बना है। वहाँ सेफ्टी, सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। सो भारत सिक्योर्ड हो रहा है दिन-ब-दिन, मुझे ऐसा लगता है। जी, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि भारत के सामने ईस्टर्न वेस्टर्न बॉर्डर देखें या फिर हम चाइना की भी बात करते हैं, तो हर तरफ से चैलेंजेस भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा हैं। इनफैक्ट इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर भी बहुत सारे चीज़ें हैं, तो चैलेंजेस सामने हैं। तो ऐसे में भारत मज़बूत हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन मज़बूती से बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश काफ़ी अच्छी तरह से काम कर रहा है जो सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, उनके नेतृत्व में। अभी यूपी इलेक्शंस फिर से आने वाले हैं, नज़दीक हैं और 2 बार योगी जी पहले ही इतिहास बना चुके हैं सीएम बनकर। आपको क्या लगता है कि वापस योगी जी सीएम बनेंगे? किस तरह के नतीजे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं? कौन सरकार बनाएगा? इस बार भी योगी आदित्यनाथ जी ही सीएम बनेंगे, लेकिन थोड़ा-सा ट्विस्ट है। जैसे बिहार इलेक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि हुँ, नीतीश आएँगे, लेकिन फिर छोड़ के जाएँगे। तो सिमिलरली योगी जी भी आएँगे, चीफ मिनिस्टर बनेंगे और फिर कुछ महीनों बाद वो मूव कर जाएँगे टुवर्ड्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा कुछ होता हुआ मुझे दिखता है, क्योंकि हुँ। वक्री ग्रहों की का इम्पैक्ट है उनकी कुंडली में। अब शनि की साढ़े साती है अष्टम भाव की, वहां से शनि निकल के उनके नवम भाव भाग्य स्थान में जाएंगे जून 2027 में। और जैसे ही वो राशि परिवर्तन करेंगे, उनका साढ़े साती ओवर हो जाएगा और जुपिटर जो कि वक्री ग्रह है, उनके पंचम भाव में बैठा है, जो जुपिटर का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्थान माना जाता है, उसके साथ शनि का ट्राइनल कनेक्शन बनेगा। एंड वेन एवर इट हैपन्स, तो ग्रोथ दिखती है, नेक्स्ट पेडेस्टल पे जाना दिखता है, प्रोग्रेस दिखती है। सो समवेयर आई सी दैट काइंड ऑफ सक्सेस फॉर हिम। लेकिन एक इतना स्ट्रॉन्ग उनका पोटेंशियल वहां पे चमक के आएगा कि वो पहले सीएम बनेंगे और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएंगे टू टेक मे बी अनदर, एक और दूसरा कोई पद जो शायद उनको नेक्स्ट, उसका भी नेक्स्ट पेडेस्टल देगा। उसके बाद तो सिर्फ
पीएम का जो चेहरा बचता है, वो देश की जनता भी चाहती है कि मोदी जी के बाद योगी जी ही देश के प्रधानमंत्री बने। और अगर ऐसा होता है तो कितना लंबा कार्यकाल वो एक पीएम के तौर पर बिताएँगे? क्योंकि योगी जी अभी कंपैरेटिवली काफ़ी यंग हैं, अगर उस जी। पद के हिसाब से देखते हैं। नहीं, वो काफ़ी स्टेबल रहेंगे। जब प्राइम हुँ, मिनिस्टर बनते हैं तो वो काफ़ी स्टेबल रहेंगे, उनकी स्टेबिलिटी अच्छे लंबे समय के लिए दिखती है। आराम से 5-7 साल, 8 साल तो मुझे नज़र आता ही है, क्योंकि उसके बाद एक और कैंडिडेट है जो क्यू में है। मैं अन्नामलाई जी की बात करती हूँ। He has got a हुँ, potential to become the Prime Minister of India, which हुँ, seems to be quite promising right now. बट एज बीजेपी ऑलवेज डज, या जैसा हमने देखा है कि एक नया कोई चेहरा निकल के आ जाए या बीच में हुँ। एंट्री ले ले तो बात अलग। लेकिन आज के संदर्भ में आप बात करें तो इस और 8 इयर्स 9 इयर्स अन्नामलाई जी। जी। आप बात करते हैं यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड की। भारत में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड भारत की आज़ादी को लगभग मतलब 80 साल हो रहे हैं और अभी तक भारत में जो आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 44 जिसको हम कहते हैं, वो अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और आए दिन क्योंकि मैं इसी तरह के मुद्दों पे काम करती आई हूँ, जो मेरा सोशल वर्क और जो सारी चीज़ें हैं, 3 तलाक और महिलाओं के अधिकार, विरासत और ये सारी चीज़ें। इनफैक्ट आज भी मैंने एक श प्रोग्राम किया था जहाँ पर मुझे बहुत सारी गालियाँ और धमकियाँ मिली। रेप से लेकर मौलाना रशीदी ने बहुत सारी चीज़ें की। बाल विवाह को लेकर मुस्लिम बच्चों की हो रही थी, जहाँ पर वो जस्टिफाई कर रहे थे। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज तक हम लोग इस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, समान अधिकार के लिए, जो भारत की बेटियों को, मुसलमान बेटियों को नहीं मिले। कब हम देख पाएँगे नेशन वाइड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड? देखिए, जब ये साल शुरू हुआ था और जब चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का कैलेंडर बना था, उसके बाद हुँ, जितने भी मैंने शोज़ करे हैं, मैंने उस सब में ये बोला है, दिस इज़ द ईयर ऑफ वॉर्स, दिस इज़ द ईयर ऑफ पॉलिसीज़ एंड दिस इज़ द ईयर ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़। ये पूरे साल में यही कुछ होना है। सो यहाँ हुँ, पॉलिसीज़ इस साल बहुत सारी पॉलिसीज़ बनेंगी और वो हुँ, सारी ही पॉलिसीज़, क्योंकि शनि अपनी आखिरी मीन राशि में है और वो पब्लिक सेंटिमेंट को दिखा रही है, जलीय राशि है। साथ में बृहस्पति भी जलीय राशि में आ गए। सो पब्लिक और बृहस्पति जलीय राशि में है भी कर्क में, जो कि जो हमारा भचक्र है, हमारा जो कालपुरुष की कुंडली है, उसका नेचुरल व्हिच इज़ इमोशंस। सो वहां पे मुझे लगता है बृहस्पति का डोमेन या उनका डोमिनेंस बहुत हद तक वो उन पॉलिसीज को बनाएगा या जन्म देगा जो मासिस के बेनिफिट के लिए होंगी। अब चाहे वो जो जिस पॉलिसी की आप बात कर रही हैं वो हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड पॉलिसीज हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से विमेन एम्पावरमेंट के लिए पॉलिसी हो, सब पॉलिसीज जो कि जनता के लिए बहुत जरूरी, समय से उस पे काम चल रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा कि उस पे वो पॉलिसीज बने। हमेशा लास्ट मिनट पे आके बात अटक जाती है। लेकिन इस बार जब शनि वक्री हो रहे हैं, तो ये फाइनल ऑडिट है। इस बार मुझे जी। बहुत उम्मीद है। जी। तो मानसून सत्र भी नज़दीक है। क्या उसमें कोई बड़ा सरप्राइज़ मिल सकता है? सॉरी, आपकी कोई आवाज़ और कट गई थी। आपने क्या मैं बोला? बोल रही हूँ मॉनसून सत्र भी सामने है और संसद का कोई क्या कोई बड़ा सरप्राइज मिल सकता है? रीशफलिंग भी होनी है कैबिनेट में, कुछ बड़ा देख पा रही हैं? अब सारी बातें इसी पॉडकास्ट में हम कर लेंगे। देखिए, वो बड़ा तो बहुत बड़ा देख रही हूँ। हुँ, जो रीशफलिंग है वो बहुत बड़े लेवल पे हो रही है इस बार। ये छोटे लेवल पे नहीं हो रही है। यू विल सी अ हुँ, लॉट ऑफ चीफ मिनिस्टर्स लीविंग देयर ओके, सीट। बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स हिलने वाले हैं। 5 प्रदेशों के तो मुझे बहुत ज़्यादा लगते हैं कि होगा ही होगा, और उसके अलावा भी बहुत रीशफलिंग है, नो डाउट्स। ओके। तो रीना जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका फिर से सारे सवालों के आपने जवाब दिए। आई एम श्योर दर्शकों के जो क्वेरीज़ थी मैं ऑलवेज़ फॉलो करती कोशिश करती हूँ और वो जो उनकी क्वेरीज़ होती हैं कि उनका फ़ॉलो अप कर सकूँ और आगे उनकी बात को पहुँचाया जाए। तो आपने दर्शकों की जो सवाल थे उनका जवाब दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Thank you so much and namaskar to all your audiences as well. Jai Hind, Jai Bharat. थैंक यू सो मच।